India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को तगड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा द्वारा निलंबित किए गए बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने तलक टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि विधानसभा द्वारा लिया गया फैसला असंवैधानिक है। अदालत ने ये भी कहा कि इन विधायकों का निलंबन सिर्फ उस वक्त चल रहे मानसून सत्र के लिए भी हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा के पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ बीजेपी विधायकों द्वारा अपमानजनक बर्ताव करने की वजह से 6 जुलाई को 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित बीजेपी के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चितकालीन निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया। दरअसल पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में 12 बीजेपी विधायक 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिए गए थे। ये विधायक ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विधायकों का निलंबन सिर्फ उसी सत्र के लिए हो सकता है जिसमें हंगामा हुआ था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान भी तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सिटी रवि कुमार की बेंच ने कहा था कि ये फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा ही नहीं बल्कि तर्कहीन भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1 साल का निलंबन निष्कासन से भी बदतर है, क्योंकि इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। यदि निष्कासन होता है तो उक्त रिक्त भरने के लिए एक तंत्र है। 1 साल के निलंबन निर्वाचन क्षेत्र के लिए सजा के समान होगा। जब विधायक वहां नहीं हैं, तो कोई भी इन निर्वाचन क्षेत्रों का सदन में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। निलंबन सदस्य को दंडित नहीं कर रहा बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र को दंडित कर रहा है। निलंबित होने वाले विधायकों में संजय कुटू, आशीष शेलार, योगेश सागर, गिरीज महाजन, हरीश पिंपले, अतुल भातरखलकर, अभिमन्यु पवार, बंटी बागड़िया और नारायण कुचे शामिल थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि 1 साल के लिए विधायकों को निलंबित करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि इसके कारण उनके निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने कहा था कि असली मुद्दा निर्णय की तर्क संगतता का है। किसी उद्देश्य के लिए ऐसा होना चाहिए। 1 साल तक निलंबन के पीछे कोई वाजिब और भारी भरकम कारण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 वर्ष के लिए निलंबन का निर्णय तर्कहीन है, क्योंकि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र को 6 महीने से अधिक समय तक प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है। जुलाई 2021 में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के आसन पर बैठे भास्कर जाधव ने सदन में हंगामा करने वाले भाजपा के 12 विधायकों को अनियंत्रित व्यवहार करने पर निलंबित कर दिया था। जाधव ने तब कहा था कि जब सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी, तब विपक्ष के नेता उनके कक्ष में आए और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल के समक्ष उन्हें अपशब्द कहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भाजपा के 12 विधायकों को राहत मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण के मानकों में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसलों में जो आरक्षण के पैमाने तय किए हैं, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हालांकि कोर्ट ने कहा समय समय पर सरकार को ये रिव्यू करना चाहिए कि प्रमोशन में आरक्षण के दौरान दलितों को उचित प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं। जस्टिस नागेश्वर राय की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि पहले के फैसलों में तय आरक्षण के प्रावधानों और पैमानों को हल्के नहीं किए जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य अपनी अपनी सेवाओं में SC/ST के लिए आरक्षण के अनुपात में समुचित प्रतिनिधित्व को लेकर तय समय अवधि पर रिव्यू जरूर करे। प्रमोशन में आरक्षण से पहले उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं।
प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन के अलावा मात्रात्मक डेटा का संग्रह अनिवार्य है। उस डेटा का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र ये तय करे कि डेटा का मूल्यांकन एक तय अवधि में ही हो और ये अवधि क्या होगी ये केंद्र सरकार तय करे। कोर्ट ने कहा कि 2018 के नागराज और जरनैल सिंह मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद शीर्ष अदालत कोई नया पैमाना नहीं बना सकती। इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 24 फरवरी को करेगा। पीठ ने अपने फैसले में कई अहम बिंदुओं को उठाया। प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए न्यायालय कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता है। राज्य प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य है। आरक्षण के लिए मात्रात्मक डेटा के संग्रह के लिए कैडर एक इकाई के तौर पर होना चाहिए। 2006 के नागराज फैसले का संभावित प्रभाव होगा। बी के पवित्रता में समूहों के आधार पर आंकड़ों के संग्रह को मंजूरी देने का निष्कर्ष न कि कैडर के आधार पर जरनैल सिंह में फैसले के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय विभिन्न राज्यों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर आया, जिन्होंने नागराज फैसले पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। नागराज के फैसले में, जिसे 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा प्रदान किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को बरकरार रखा था और कहा कि 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा फैसले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसने राज्यों को इस तरह के आरक्षण का विस्तार करने के लिए संतुष्ट होने के लिए 3 शर्तें निर्धारित की थी। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नागराज पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन नागराज द्वारा निर्धारित शर्तों पर स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति व्यक्त की। बेंच ने फैसला सुरक्षित रखते हुए साफ कर दिया था कि वह जरनैल सिंह में 5 जजों की बेंच द्वारा तय किए गए मसलों को दोबारा नहीं खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तिहाड़ जेल की सुरक्षा के संबंध में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार बीच तालमेल न होने पर नाराजगी जाहिर की। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने से कुछ हासिल नहीं होगा। सनद रहे कि जेल की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने अमल करने के लिए निर्देश दे रखा है। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को आपस में तालमेल बिठाकर काम करना चाहिए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी, दिल्ली के मुख्य सचिव, तिहाड़ जेल के महानिदेशक को 1 सप्ताह के भीतर बैठक कर जेलों की सुरक्षा को सुधारने को लेकर अस्थाना के सुझावों पर अमल करने के लिए कहा है। पीठ ने इस बैठक में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को बतौर अतिथि बुलाने के लिए भी कहा। पीठ ने कहा कि बैठक के बाद 3 अधिकारियों द्वारा तैयार एक संयुक्त हलफनामा दाखिल किया जाए, जिसमें लिए गए निर्णय क्रियान्वयन की समय सीमा और समय संबंध उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी जाए। अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। पिछले वर्ष अगस्त में यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों चंद्रा बंधुओं के तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान सुरक्षा खामियों के उजागर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस प्रमुख राजेश अस्थाना को इस पूरे प्रकरण की जांच करने और जेल की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सुझाव देने के लिए कहा था। सुनवाई के दौरान गुरुवार को गृह मंत्रालय की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने पीठ को बताया कि दिल्ली पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट और उसमें दी गई सिफारिशों पर मंत्रालय ने विचार किया। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर 2021 के पत्र के माध्यम से गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पुलिस आयुक्त की सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। 3 दिसंबर को इस संबंध में बैठक भी हुई, जिसमें तमाम हितधारक उपस्थित थे। पीठ ने नोट किया कि गृह मंत्रालय की ओर से हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें अस्थाना की रिपोर्ट के अनुपालन को लेकर उठाए गए कदमों को निर्धारित करने के लिए कहा गया था। इसमें कहा गया कि 16 जेलों में 7000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई है। साथ ही मोबाइल जैमर और फुल बॉडी एक्सरे स्कैनर लगाने की भी बात हुई। साथ ही इस पे ड्यूटी में फेरबदल की बात भी की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक मामले में जमानत पर सुनवाई करते हुए एक दान पत्र देखने के बाद कहा कि एक बच्ची संपत्ति नहीं है जिसे दान किया जा सकता है। दान पत्र के अनुसार बलात्कार पीड़िता के पिता ने कथित रूप से लड़की को एक स्वयंभू बाबा को दान कर दिया था। जस्टिस विभा कंकनवाड़ी ने बाल कल्याण समिति को ये पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या मामले में शामिल बच्ची किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम की धारा 214 के तहत देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे के रूप में घोषित करने के लिए उपयुक्त है। हाईकोर्ट ने कहा
जब लड़की ने खुद बयान दिया कि वो नाबालिग है तो पिता को लड़की को दान में क्यों देना चाहिए? लड़की एक संपत्ति नहीं है जो दान में दी जा सकती है। ये न्यायालय नाबालिग भविष्य के प्रति चिंतित है और इस प्रकार के दस्तावेज को देखकर वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। ये दान पत्र 2 ग्रामीणों की जमानत पर सुनवाई के दरमियान सामने आया, जिस पर किशोरी ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। दोनों पर दर्ज किया गया था। हालांकि जब आरोपियों ने दस्तावेज पेश किए तब हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। दस्तावेजों में ये दिखाया गया था कि मामला ग्रामीण द्वारा एक स्वयंभू संत और उसके भक्तों, लड़की और उसके पिता को मंदिर परिसर से बाहर करने के लिए पारित किए गए प्रस्तावों का नतीजा था। ग्रामीणों ने दावा किया था कि उक्त संत का गांव के युवाओं पर बुरा प्रभाव था। आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी की हिरासत की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि आरोप पत्र दायर किया गया था और जांच पूरी हो गई थी। पीठ ने दानपात्र के बारे में कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 के माध्यम से रिकॉर्ड में आया है कि एक तथ्य ध्यान देने योग्य और परेशान करने वाला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वरिष्ठ निरीक्षकों या फिर सीनियर इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सही अक्षर और भावना से पालन किया जाए। जस्टिस एस.जे. कथावला और जस्टिस मिलिंद एन. जाधव की बेंच ने कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा कोई भी बयान कि वो सीसीटीवी फुटेज प्रदान करने में असमर्थ हैं, इस तथ्य के कारण कि लगाए गए सीसीटीवी गैर कार्यात्मक हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उसके भावना से पालन किया जाए। खंडपीठ ने सीएम को निर्देश दिया कि वो सीसीटीवी की रिपोर्ट नहीं करने और गलती को सुधारने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाने के लिए पुलिस स्टेशनों के वरिष्ठ निरीक्षकों, पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। वहीं अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें महाराष्ट्र के सिन्नार पुलिस स्टेशन द्वारा जारी एक मनमानी नोटिस को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ताओं को धमकी जारी किए जाने के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 149 के तहत नोटिस जारी किया गया था। फर्जी मोटर दुर्घटना दावों के आरोपों के मद्देनजर मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसे 84 मामलों की विस्तृत जांच का आदेश दिया जिसमें 11 करोड़ 70 लाख रुपए का दावा किया गया था। हालांकि बाद में इन मामलों को वापस ले लिया गया था। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि महज इत्तेफाक नहीं है कि कावेरी अस्पताल होसूर की ओर से दिए गए फर्जी और मनगढ़ंत मेडिकल रिकॉर्ड की सहायता से दावा दायर किया गया हो। ये स्पष्ट नहीं है कि जजों ने उन 84 दावों को खारिज करने से पहले भी कोई प्रारंभिक जांच की है। इतने सारे दावों पर जोर क्यों नहीं डाला गया? मामले में न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लेते हुए सचिव तमिलनाडु राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को 84 दावों की जांच करने के लिए कहा। ये दावे पहले एडीजी होसूर और पीएजे होसूर के समक्ष लंबित थे। मामले में हाईकोर्ट ये पता लगाना चाहता था कि क्या दावों पर संबंधित दावेदारों की जानकारी के बाद जोर नहीं दिया गया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि सचिव तमिलनाडु राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया जाता है और जिन दावेदारों ने 84 एमसीओपी में दावा किया है उन्हें तलब किया जाएगा और ये पता लगाने के लिए जांच की जाएगी कि क्या सहमति के बाद दावों पर जोर नहीं दिया गया था। जांच करते समय कानूनी सेवा प्राधिकरण वास्तविक दावों की भी पहचान करेगा और संबंधित बीमा कंपनियों को इसकी जानकारी देगा। अदालत ने सचिव को सुनवाई की अगली तारीख तक कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। रडार पर मौजूद 84 दावों को 2019 में जोर नहीं दिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया था। मामले में सहायक पुलिस महानिरीक्षक कानून और व्यवस्था चेन्नई की ओर से दायर एक स्थिति रिपोर्ट में जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। पुलिस को पूरी तरह से जांच जारी रखने और सुनवाई की अगली तारीख यानी 4 अप्रैल तक अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था। इधर केरल हाई कोर्ट ने दोहराया कि लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल द्वारा पार्किंग फीस वसूलना उचित नहीं है। हाई कोर्ट ने 2 याचिकाओं पर सुनवाई की जिसमें आरोप लगाया गया था कि मॉल अपने ग्राहकों से पार्किंग फीस वसूल रहा था। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने मामले को अगले महीने के लिए स्थगित करते हुए अपना प्रथम दृष्टया रुख दोहराया और प्रतिवादियों को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मेरा अब भी मानना है कि मॉल द्वारा पार्किंग फीस वसूलना प्रथम दृष्टया अवैध है। यदि इसकी अनुमति दी जाती तो मॉल जल्द ही अपने ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाली लिफ्ट सर्विस के लिए वसूलता और शुरू कर देता।
कोर्ट ने पहले इस सवाल पर कला मसेरी नगरपालिका से स्पष्ट जवाब मांगा था। शुक्रवार को उत्तरदाताओं ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। इसके चलते मामले की सुनवाई 21 फरवरी को स्थगित कर दी गई। शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुंबई ने शुक्रवार को एक याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि एसोसिएशन को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद न्यायाधीश ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया। एसोसिएशन ने प्रस्तुत किया कि एक मॉल में पार्किंग की जगह प्रत्येक मॉल संचालक की निजी संपत्ति है और मॉल मालिकों को मुफ्त पार्किंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मजबूर करने के लिए कोई नियम नहीं लाया जा सकता। पिछली सुनवाई में और उसके दौरान वकील ने तर्क दिया कि मॉल के पास ग्राहकों से पार्किंग फीस लेने का लाइसेंस नहीं है। हालांकि उत्तरदाताओं ने इसका विरोध किया। याचिका में आगे तर्क दिया गया कि 2010 से मॉल पार्किंग फीस ले रहा है, इसे सरकार द्वारा वसूल किया जाना था। इसके बाद याचिका में ये घोषणा करने की मांग की गई थी। मॉल द्वारा पार्किंग फीस का कलेक्शन याचिकाकर्ता से वसूलने गए 20 रुपए से आपसी वसूली गई थी। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.